हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शोभित श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर हाजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकेंड के टॉपिक डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं टूथ की एनाटॉमी कैसी होती है, कि टूथ किस तरीके से बना होता है। टूथ को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम क्राउन बोलते हैं और सेकंड पार्ट को हम रूट बोलते हैं। अब जो क्राउन का पार्ट होता है ये अपर पार्ट होता है, जो हमको दिखाई पड़ता है वाइट कलर का, तो इसको हम क्राउन बोलते हैं। अपर पार्ट होता है अपर द गम लाइन, गम लाइन से ऊपर होता है। और जो रूट का पार्ट होता है ये बिलो द गम लाइन होता है, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता। अब जो टूथ है कंसिस्ट करता है 3 लेयर्स ऑफ कैल्सिफाइड टिश्यू। 3 लेयर्स होती है कठोर टिश्यू की, मतलब जो टिश्यूज इसमें होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो जो जिसमें सबसे पहली जो लेयर होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो कि हमको दिखाई पड़ती है ऊपर से। और इनेमल की लेयर वाइट कलर की होती है, हार्ड होती है, कैल्सिफाइड टिश्यू होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और ये लेयर जो इनेमल की लेयर होती है ये डेंटिन की लेयर को कवर करती है। इनेमल की लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है और डेंटिन की लेयर को ये कवर करती है। सेकेंड लेयर इज सीमेंटम। सीमेंटम की जो लेयर होती है वो इनेमल की लेयर की तरह ही होती है, बट ये बिलो द गम लाइन होती है। जो इनेमल की लेयर होती है वो क्राउन पार्ट में होती है, अबव वाले पार्ट में होती है। जो सीमेंटिम की लेयर होती है ये बिलो द गम लाइन होती है, ये रूट वाले पार्ट में होती है। ये भी जो सीमेंटिम की लेयर होती है ये भी डेंटिन की लेयर को कवर करती है। सो इनेमल भी डेंटिन की लेयर को कवर करती है और सीमेंटिम भी डेंटिन की लेयर को कवर करती है, बट इनेमल की लेयर क्राउन वाले पार्ट में करती है और रूट वाले पार्ट में सीमेंटिम की लेयर करती है। अब जो डेंटिन होती है ये डेंटिन की लेयर इनेमल और सीमेंटिम दोनों की ही नीचे वाली लेयर होती है, बिलो द इनेमल एंड सीमेंटिम। और ये जो डेंटिन की लेयर होती है ये पल्प कैविटी को या पल्प चैम्बर को कवर करती है। अब जो पल्प चैम्बर होता है वो कंटेन करता है मेनली नर्व एंडिंग और ब्लड वेसल्स। पल्प चैम्बर में ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग होगी, और पल्प चैम्बर को कवर करेगी डेंटिन वाली लेयर, और डेंटिन वाली लेयर को क्राउन वाले पार्ट में इनेमल की लेयर कवर करती है और रूट वाले पार्ट में सीमेंटिम की लेयर कवर करती है। अब जो पल्प चैम्बर होता है उसको हम पल्प कैविटी भी बोलते हैं, जो जिसमें कि मेनली नर्व एंडिंग होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। और उसके बाद फिर पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। जो पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो कि कनेक्ट करते हैं रूट वाले पार्ट को एल्वियोलस से। These are connective tissue fiber that connects the root of the tooth to its alveolus. So ये लिगामेंट जो है ये रूट वाले पार्ट को उसके एल्वियोलस से कनेक्ट करता है। अब जो डेंटिन की लेयर होती है ये कंटेन करती है 75% ऑफ मिनरल्स जो कि हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं। और इनेमल की लेयर 98% ऑफ मिनरल्स कंटेन करती है। तो इनेमल की लेयर डेंटिन वाली लेयर से ज़्यादा हार्ड होती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। जो इनेमल की लेयर होती है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी में। अब जैसे कि हमारा बोन का फॉर्मेशन होता है, तो बोन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए, सी एंड विटामिन डी जो है नेसेसरी होते हैं, वैसे ही टूथ के फॉर्मेशन के लिए जब ग्रोथ स्टेज होती है, जब टूथ का डेवलपमेंट होता रहता है, तो वहाँ पे विटामिन ए और विटामिन सी एंड विटामिन डी तीनों की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए बॉडी में। अगर इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूथ अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो वो हाइपोप्लास्टिक इनेमल कॉज करती है, इम्परफेक्टली कैल्सिफिकेशन होता है, जो इनेमल लेयर होती है ये थिन हो जाती है। तो इनेमल लेयर का अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो हाइपोप्लास्टिक इनेमल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनेमल की लेयर का फॉर्मेशन है ये प्रॉपरली नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। तो जो इनेमल की लेयर होगी वो पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। अगर विटामिन सी की कमी होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टूथ, तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से जो कैल्सिफिकेशन होता है डेंटिन का जो लेयर होती है वो प्रॉपरली बन नहीं पाती है, प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती है। वही अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो विटामिन डी एक्चुअली हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्व करने में। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, तो वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्व करने में विटामिन डी हेल्पफुल होता है। तो अगर प्रॉपर विटामिन डी नहीं है बॉडी में
तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट को टूथ में डिपॉजिट होने में मदद करता है। सो अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो पहली चीज़ तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, और दूसरी चीज़ कि कैल्शियम और फॉस्फेट का टूथ में डिपोजिशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। अब टूथ जो होता है वो और भी आयंस कंटेन करता है, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन और सिट्रेट प्रेजेंट होता है टूथ में। सो अब हम डिस्कस करते हैं सम डेंटल टर्म्स विच आर यूज्ड कॉमनली, जिसमें फर्स्ट वन इज़ एबिसिस। एबिसिस या टूथ एबिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इट्स अ सीरियस इन्फेक्शन समटाइम कॉज्ड बाय सीवियर डीके। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि टूथ में पस जो गम्स होते हैं उनमें पस का फॉर्मेशन होने लगता है, पस बनने लगता है, साथ साथ स्वेलिंग और रेडनेस भी हो जाती है। सो उसको हम टूथ एबिसिस बोलते हैं। इसको ट्रीटमेंट के लिए हम रूट कैनाल थेरेपी का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग जब जो टूथ होता है डीकलराइज्ड हो जाता है या येलो कलर के स्टेन्स पड़ जाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं ब्लीचिंग करने के लिए, ताकि जो कलर वाइट जो टूथ का वाइट कलर है वो प्रॉपरली फिर से वापस आ जाए। थर्ड इज़ क्राउन। क्राउन का यूज़ हम तब करते हैं जब रूट कैनाल थेरेपी करते हैं, तो इसको कैपिंग भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो डिकेड टूथ होता है उसकी कवरिंग करते हैं, कवर करते हैं उसको किसी प्लास्टिक से, मेटल से, पोर्सलिन या कम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड पोर्सलिन। सो उसका हम कैपिंग करते हैं डैमेज या डिकेड टूथ की। सो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। फोर्थ वन इज़ फिलिंग। फिलिंग क्या होता है कि रूट कैनाल थेरेपी में जब हम फिलिंग का भी यूज़ करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो कैविटी फॉर्मेशन होती है उसको हम फिल करते हैं किसी मेटल से, जैसे कि एमलगम, प्लास्टिक, पोर्सलिन और गोल्ड का यूज़ करते हैं फिलिंग करने के लिए टूथ को। फिफ्थ वन इज़ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो टूथ की पोजीशनिंग कुछ लोगों में सही नहीं होती है, जो पोजीशन होती है टूथ की वो प्रॉपर नहीं होती है। सो उसको करेक्ट करने के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ब्रेसेस से टूथ को हम बांध देते हैं, टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से पोजीशनिंग जो होती है सही हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। सिक्स्थ इज़ रूट कैनाल थेरेपी। रूट कैनाल थेरेपी तब की जाती है जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर डीके हो जाता है टूथ में, एब्सिस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे हम रूट कैनाल थेरेपी परफॉर्म करते हैं, जिसको इंडोडोंटिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब कि जो पल्प कैविटी होती है उसकी क्लीनिंग कर देते हैं और फिलिंग कर देते हैं। सो क्लीनिंग और फिलिंग करने से जो पल्प क्योंकि नर्व एंडिंग्स होती हैं तो वहाँ पे सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। सेंसेशन ख़त्म हो जाता है तो पेन या इन्फ्लेमेशन या जो स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सो रूट कैनाल थेरेपी में हम क्लीनिंग करते हैं और फिलिंग करते हैं इनर मोस्ट पार्ट की टूथ में। सेवन्थ वन इज़ पेरियोडोंटिक्स। ये क्या होता है कि ये एक डिज़ीज़ होती है, खासकर एडल्ट्स में होती है। इसमें क्या होता है, जो गम डिज़ीज़ होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है गम्स का, टिश्यू का, और प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है। अब प्लेग क्या होता है, प्लेग कलरलेस, स्टिकी या येलो कलर की फिल्म होती है जो कि टूथ कॉन्स्टेंटली बनाने लगता है, जो टूथ कॉन्स्टेंटली बनाने लगता है जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो उसको हम प्लेग बोलते हैं। सो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि जब सीवियर हो जाती है तो टूथ का लॉस भी होने लगता है। अब ये क्या करता है कि जब प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है तो जो टूथ की रूट होती है ये एक्सपोज्ड होने लगती है, ये खुलने लगती है, गम्स को छोड़ने लगती है। सो रूट्स जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है और जो सपोर्टिंग बोन होती है जो टूथ को सपोर्ट करती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से जो टूथ होते हैं वो टूटने लगते हैं, उनका लॉस होने लगता है, वो गिरने लगते हैं। नेक्स्ट इज डेंटल प्रोडक्ट्स। अभी हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो डेंटल प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ जो टूथ की डीके होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि टीथ अगर क्लीन रहेंगे सो गुड हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ टीथ डीके भी नहीं होगा। और ढेर सारे डेंटल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे कि हम डेंटल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, जिसमें कि ढेर सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ भी होता है उनको बनाने के लिए।
अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स देखें, सो फर्स्ट वन इज़ एंटी कैरीज एजेंट। ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हम एंटी कैरीज एजेंट होते हैं बोलते हैं। अब ये एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं डेंटल डिके होने से, डेंटल को डिके होने से ये रोकते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम एंटी कैरीज एजेंट्स बोलते हैं, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। सेकेंड इज क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट को हम डेंट्रीफायर्स भी बोलते हैं या पॉलिशिंग एजेंट बोलते हैं। अब डेंट्रीफायर्स का हम यूज़ करते हैं टूथब्रश के साथ, ताकि हम जो टीथ्स हैं उनको क्लीन कर सकें या पॉलिश कर सकें। और कुछ हद में जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, ये जो वाइट कलर येलो कलर के स्टेन पड़ जाते हैं टीथ्स पे, इनको भी रिमूव करने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। अब ये जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं ये पेस्ट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, पाउडर, जेल और लिक्विड फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, डाई बेसिक, कैल्शियम फॉस्फेट या सोडियम मेटा फॉस्फेट। थर्ड इज़ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। सो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब जो टीथ्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं। जो अपर लेयर होती है इनेमल की, ये थिन हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। जब हम कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो झंझनाहट टाइप की महसूस होती है, सो उसको बोलते हैं सेंसिटिव टीथ। सो इन ऐसे टीथ्स के लिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ सीमेंट और फिलिंग्स। सीमेंट और फिलिंग्स का यूज़ हम तब करते हैं जब रूट कैनाल थेरेपी होती है, जब डेंटल सर्जरी परफॉर्म होती है तो उसके बाद फिर फिलिंग करते हैं टूथ की, जिसके लिए जिंक यूजिनॉल सीमेंट का यूज़ करते हैं। So first category is anti-caries agent. Examples are sodium fluoride, stannous fluoride, sodium monofluorophosphate. सो एंटी कैरीज एजेंट से पहले हम ये जानते हैं कि डेंटल कैरीज होती क्या है, जिसको एंटी कैरीज एजेंट प्रिवेंट करते हैं। सो डेंटल कैरीज को हम टूथ डिके भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि डीमिनरलाइजेशन होता है इनेमल या डेंटिल की लेयर का, और ये जो इनेमल या डेंटिल की लेयर होती है ये सॉफ्ट होने लगती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है डेंटल कैरीज। और यही अगर डेंटल कैरीज या टूथ डिके कंटिन्यू रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पल्प कैविटी तक पहुंच जाते हैं, और पल्प कैविटी तक पहुंचने के बाद ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो इसी को हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। अब डेंटल कैरीज मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो कुछ फूड का पार्ट जो हमारे टीथ में रह जाता है, वो क्या कर उसके साथ उसमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है फूड में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके साथ एक्ट करते हैं। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, वो उन फूड या कार्बोहाइड्रेट के साथ एक्ट करते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, मेनली लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड जो इनेमल की लेयर होती है उसको डिज़ोल्व करता है, जिसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन होता है इनेमल की लेयर का, और इसी को हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। साथ ही साथ क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो डेंटल प्लेक का भी फॉर्मेशन होने लगता है। डेंटल प्लेक एक स्टिकी लिक्विड होता है, जो कि स्टिकी कलरलेस या येलो कलर का लिक्विड होता है, जो कि कॉन्स्टेंटली टीथ बनाने लगता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साथ ही साथ जो डेंटल कैरीज होता है इसमें मेनली डीकैल्सिफिकेशन होता है और फ्लोर स्मेल आती है, मतलब बैड स्मेल माउथ से आने लगती है। अब डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं। इसके लिए हम डेंट्रीफायर्स का यूज़ करते हैं। डेंट्रीफायर्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। जो येलो कलर के स्टेन्स पड़ जाते हैं टूथ में, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। साथ ही साथ जो डेंटल प्लेक का फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी डेंट्रीफायर्स का हम यूज़ करते हैं। डेंट्रीफायर्स का यूज़ करने के लिए हम टूथब्रश का यूज़ करते हैं, टूथब्रश के साथ जो है डेंट्रीफायर्स का यूज़ करते हैं। अब जो मेनली एक्सेप्टेड अप्रोच है डेंटल कैरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या डेंटल कैरीज़ को रोकने के लिए, हम मेनली फ्लोराइड का यूज़ करते हैं इंटरनली और टॉपिकली टू द टीथ। या तो हम फ्लोराइड इनटेक करते हैं टैबलेट के फॉर्म में, या तो हम टॉपिकली टीथ पे यूज़ करते हैं डेंटल कैरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अब फ्लोराइड में कौन कौन से फ्लोराइड, जैसे सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट।
नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोराइड। सो फ्लोराइड कैसे एक्ट करता है डेंटल कैरीज को रोकने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज द डिपॉजिटेड फ्लोराइड ऑन द सरफेस ऑफ टीथ प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एसिड और एंजाइम इन प्रोड्यूसिंग कैविटीज। सो जो फ्लोराइड अगर टूथ पे डिपॉजिट है तो ये जो है कि जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको प्रिवेंट करने में सहायक होता है। सेकेंड इज फ्लोराइड इज एंटी कैरियोजेनिक एज इट रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल आयन इन हाइड्रोक्सी एपेटाइट विद द फ्लोराइड आयन टू फॉर्म फ्लोरो एपेटाइट इन द आउटर सरफेस ऑफ द इनेमल। सो अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो वो एज ए एंटी कैरियोजेनिक का काम करता है और रिप्लेस करता है हाइड्रोक्सिल आयन को हाइड्रोक्सिल एपेटाइड में से विद द फ्लोराइड आयन के साथ और फॉर्म करता है फ्लोरो एपेटाइड इन द आउटर सरफेस ऑफ द इनेमल, उसे इनेमल की आउटर सरफेस पे। अब ये जो फ्लोरो एपेटाइड होता है ये इनेमल को हार्ड करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है और जब ये इनेमल को हार्ड करेगा तो उसके साथ साथ ये इनेमल को एसिड रेजिस्टेंस भी बनाएगा, मतलब एसिड का इफ़ेक्ट इनेमल पे नहीं होगा। और ऐसा भी माना जाता है कि जो फ्लोराइड होता है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है और ये रीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल में यूज़ होता है, मतलब इनेमल की लेयर को रीमिनरलाइजेशन करने के लिए या इनेमल की लेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। अब जो ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड होता है वो हमको ड्रिंकिंग वाटर से मिल जाता है और वो इनफ होता है डेली बेसिस पे टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। अब फ्लोरो एपेटाइट इज ऑल्सो शो द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो फ्लोरोएपेटाइड होता है ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ ओवरडोज ऑफ फ्लोराइड। अगर हम फ्लोराइड एज अ डेंटल कैरियर एंटी कैरियर एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ जब ओवरडोज हो जाती है फ्लोराइड की तो क्या इफ़ेक्ट आता है। तो फ्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय टू रूट्स। तो फ्लोराइड को हम ओरली भी ले सकते हैं और ट्रॉपिकली भी ले सकते हैं। ट्रॉपिकली मतलब बाहर से, ओरली मतलब टैबलेट फॉर्म में। अब फ्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली एज सोडियम फ्लोराइड टैबलेट्स और ड्रॉप्स एडेड इन वाटर और फ्रूट जूस। सो फ्लोराइड को एडमिनिस्टर्ड ओरली लेने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड की टैबलेट्स लेते हैं या हम फ्लोराइड की ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं, उसको वाटर के साथ या फ्रूट जूस के साथ लेते हैं। अब फ्लोराइड जब बॉडी में जाता है इंटरनली, जो फ्लोराइड इंटरनली बॉडी में जाता है ज़्यादातर तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, बहुत ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है जीआईटी ट्रैक से। सो जो भी फ्लोराइड हम इंटेक कर रहे हैं ओरली तो ये बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब होता है जो कि यूज़ किया जाता है बोन्स के द्वारा या टीथ के द्वारा, और बाकी का जो है वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल क्वांटिटी 0.5 to 1 ppm ऑफ फ्लोराइड दस बिकम नेसेसरी टू प्रिवेंट कैरीज। सो 0.5 से 1 ppm फ्लोराइड का अगर हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो इतना सफिशियंट है डेंटल कैरीज को रोकने के लिए। हाउएवर इट इज़ मोर quantity however if more quantity of fluoride more than 2 to 3 ppm is ingested is carried to bone and teeth and give rise to malted enamel known as dental fluorosis। so अगर 2 या 3 ppm से ज़्यादा हम फ्लोराइड का इंटेक कर रहे हैं सो ये क्या कॉज करेगा कि ये हमारे बोन्स में भी इफ़ेक्ट डालेगा और साथ ही साथ टीथ में भी डेंटल फ्लोरोसिस का काम करेगा, जिससे जो टूथ है उसमें फ्लोराइड का डिपोजिशन हो जाएगा और पर्सन रिसीविंग स्लो कॉन्टीन्यूअस इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड में सफ़र फ्रॉम मोल्टिंग ऑफ टीथ, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन्स, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, मस्कुलर वीकनेस, कन्वर्जन्स एंड इवन हार्ट फेलो। तो अगर हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा मतलब 0.5 से 1 ppm से ज़्यादा अगर फ्लोरीन का इंटेक कर रहे हैं, 2 to 3 ppm से ज़्यादा अगर फ्लोराइड का इंटेक कर रहे हैं तो ये क्या कॉज करता है कि पहली चीज़ तो ये कि बोन्स और जो डेंटल हेल्थ है उस पर भी बैड इफ़ेक्ट डालेगा, डेंटल फ्लूरोसिस हो जाएगा। और जो पर्सन फ्लोराइड का इंजेक्शन कर रहा है कॉन्टीन्यूअस
उससे क्या होगा कि मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, इंक्रीज डेंसिटी, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन का कॉज होगा, मस्कुलर वीकनेस भी हो जाएगी, जो मसल्स हैं वीक हो जाएंगे, कन्वर्जन कॉज होने लगेगा, और इवन तक कि हार्ट फेलोर भी हो सकता है अगर हम ओवरडोज अमाउंट में फ्लोराइड का यूज़ करें तो। अब जो ट्रॉपिकल फ्लोराइड सोल्यूशन होता है माउथ वॉश के फॉर्म में आता है या जेल्स के फॉर्म में आता है, लेस इफेक्टिव होता है दैन ओरली एडमिनिस्टर्ड, मतलब ओरली लेने से लेस इफेक्टिव होता है। जो सोडियम फ्लोराइड टैबलेट्स होती है और सोल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड हैव अ डोज ऑफ 2.2 mg पर डे इज़ जनरली, मतलब जो डोज होती है सोडियम फ्लोराइड टैबलेट की या जो सोल्यूशन हम लेते हैं, जो ये सोल्यूशन फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो उसकी डोज 2.2 mg पर डे के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड मॉलिकुलर फार्मूला होता है NaF। मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 41.99 ग्राम पर मोल होता है। जो स्टैंडर्ड होता है तो वो सोडियम फ्लोराइड कंटेन्स नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर देन 102% ऑफ सोडियम फ्लोराइड कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस ऑफ ड्राइड सब्सटेंस। तो मतलब जो भी प्रिपरेशन का हम फॉर्मेशन करेंगे, जब उसका ऐसे करेंगे तो 98% से कम नहीं होना चाहिए और 102% से ज़्यादा सोडियम फ्लोराइड उस प्रिपरेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सोडियम फ्लोराइड प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो 2HF प्लस Na2CO3। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सो ये क्या होगा कि 2NaF मतलब सोडियम फ्लोराइड का 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। सो फर्स्ट मेथड क्या है कि न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ और सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। सेकेंड मेथड इज अनदर मेथड इंक्लूड्स द डबल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड का डबल डिकम्पोजिशन कराएंगे विद सोडियम कार्बोनेट के साथ, वेयर इन इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। जो कैल्शियम कार्बोनेट साथ में फॉर्म होगा उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड का हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिससे कि फॉर्म क्या हो रहा है? सोडियम फ्लोराइड फॉर्म हो रहा है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट भी फॉर्म हो रहा है। सो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है इसको हम रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। बाकी जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है वो हमको मिल जाएगा अगर हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का सोडियम कार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। सोडियम फ्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये वाइट कलर का लिक्विड होता है, कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं। वाइट पाउडर या कलरलेस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, पार्शियली कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, कुछ अमाउंट में ये सॉल्युबल होगा वाटर में, और एथेनॉल 95% एथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए या पहचानने के लिए कि ये सोडियम फ्लोराइड है, इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज प्लेस्ड इन अ प्लैटिनम क्रूसिबल। कि प्लैटिनम की क्रूसिबल में हम 1 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड को रखेंगे उस इन अ वेल वेंटिलेटेड हुड, एक ऐसे वेंटिलेटेड हुड में जिसमें प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन रहे। इसमें हम क्या करेंगे? 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम फ्लोराइड में, और उसको कवर कर देंगे अ पीस ऑफ क्लीन पॉलिश्ड ग्लास। एक ग्लास का पीस लेंगे, उससे उस क्रूसिबल को कवर कर देंगे। अब क्या होगा कि द क्रूसिबल इज़ हीटेड ऑन द वाटर बाथ फॉर एन आवर। अब क्रूसिबल को हम हीट करेंगे वाटर बाथ पे 1 घंटे के लिए। आफ्टर एन आवर ग्लास कवर इज़ रिमूव्ड। ग्लास कवर को हम रिमूव करेंगे 1 घंटे बाद, और उसके बाद फिर ग्लास का कवर होगा उसको हम वाटर से वॉश करेंगे, वाइप करेंगे, और उस पर हम देखेंगे कि जो ग्लास की सरफेस होगी वो इस्ट हो जाएगी, मतलब कि खुरदुरी हो जाएगी। और इसी को हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो ग्लास की सरफेस होगी, जिस पार्ट में क्रूसिबल के ऊपर वो ढकी हुई थी उसमें वो खुरदुरी हो जाएगी, उसके सरफेस को हम देखेंगे। और यही होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ सोडियम फ्लोराइड।
यूजेस में सोडियम फ्लोराइड ड्यू टू इट्स फ्लोराइड आयन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट इन डेंटल प्रैक्टिस। सो जो सोडियम फ्लोराइड होता है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेंटल खासकर डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म को भी रेजिस्ट करने के लिए यूज़ होता है। और इट आल्सो डिक्रीजेज माइक्रोबियल एसिड प्रोडक्शन। जो माउथ में माइक्रोबियल एसिड प्रोडक्शन होता है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड इन 2% एक्वा सोल्यूशन इज़ वाइडली यूज टॉपिकली। सो सोडियम क्लोराइड का 2% एक्वा सोल्यूशन एज अ माउथ वॉश हम वाइडली यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन में कि 1.5 टू 3 ppm इक्विवेलेंट टू 0.7 टू 1.3 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर। सो अगर एप्लीकेशन हमको करना है कि हमको इनटेक करना है सोडियम फ्लोराइड का, तो 1.5 टू 3 ppm पर डे के हिसाब से हम इनटेक कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है 0.7 टू 1.3 ppm ऑफ फ्लोराइड्स आयन के। और ट्रॉपिकली में हम 2% सोल्यूशन यूज़ करते हैं टीथ पे माउथ वॉश के थ्रू। कॉशन क्या होता है कि व्हेन कंज्यूम्ड इन लार्ज डोसेस, जब हम लार्ज डोज में सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करेंगे तो ये पॉइजनस हो सकता है। हाई फ्लोराइड वाटर ग्रेटर देन 3 ppm, ऐसा वाटर खासकर जो वाटर सप्लाई के थ्रू आता है, अगर उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, खासकर 3 ppm से ज़्यादा है, तो ये मॉटलिंग ऑफ टीथ, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस और पॉइजनिंग कॉज करता है। स्टिल लार्जेस्ट डोज में लीड्स टू सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, इफेक्टिव सेंट्रल नर्व सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, मस्कुलो स्केलेटल और रिस्पायरेटरी सिस्टम। सो टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। ये क्या करेगा कि अगर हम लार्ज क्वांटिटी में सोडियम फ्लोराइड का यूज़ करेंगे तो पहले तो ये गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, मॉटलिंग ऑफ टीथ, ये सारी चीज़ कॉज करेगा ही। साथ ही साथ अगर और लार्ज क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालेगा, कन्वर्जन इंड्यूस करेगा, कार्डियोवैस्कुलर पे भी इफेक्ट डालेगा, मींस हार्ट फेलोर भी कॉज करता है, मस्कुलो स्केल्टन पे भी इफेक्ट डालता है, मींस जो मसल्स होती हैं उनको वीकनेस मतलब वीक करेगा, और रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है।